अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नजर। पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को अभी एक महीना भी पूरा नहीं हुआ कि नवाज शरीफ अपने लाओ लश्कर समेत इस वक्त सड़कों पर हैं और उनका नारा ये है कि गो जरदारी गो। उनका ख्याल ये है कि इस हुकूमत का जाना ही मुनासिब है और इस हुकूमत को गिराने के लिए या घर भेजने के लिए वो न सिर्फ हुकूमत का ही रजाकाराना ताउन हासिल करना चाह रहे हैं बल्कि इसके साथ साथ दबाव भी बढ़ाते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ जब वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात करते हैं, उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाते हैं तो साथ में हल्की फुल्की मौसीकी वो MQM के हवाले से भी कुछ कह देते हैं जिससे MQM भड़क उठती है। नतीजा इस सूरत हाल का ये है कि MQM अपने जवाब मीडिया पर दे रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है कि मियां नवाज शरीफ का मुकाबला सड़कों पर ही किया जा सके। इसके साथ एक और अहम फरीक हमारे इमरान खान वो भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से अपनी फौजों को आरास्ता करें और फिर इन दोनों को यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और PMLN को हदफ बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। इस सारी गर्मा गर्मी में तशरीफ ला रही हैं मोहतरमा हिलरी क्लिंटन, अमरीकी वजीर खारजा। बजरिया अफगानिस्तान वो पाकिस्तान पहुंच रही हैं। पाकिस्तान में जब वो पहुंचेंगी तो उनकी मुलाकात होगी सदर से भी और डेफिनेटली दीगर बड़ी अहम शख्सियात से भी और कुछ अहम फैसले भी मुतवक्को हैं। और ये भी आप जानते हैं कि मुअम्मर कज़ाफ़ी के बारे में इत्तलात सामने आ रही हैं कि मुअम्मर कज़ाफ़ी को या तो ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है या गिरफ्तारी की हालत में ही उनकी वो मर चुके हैं। और बाज़ लोग कह रहे हैं, बाज़ तस्वीर भी सामने आई हैं और बाज़ वीडियोस भी सामने आई हैं ऐसी जिसमें उनकी डेड बॉडी दिखाई गई है। लेकिन अब तक अमेरिका और बहुत से दीगर जो वेस्टर्न मालिक हैं, इवन नेटो जो वहाँ पर मौजूद है, उसने ही कहा है कि अभी तक इसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक नहीं की जा सकती। और भी बहुत सारे मौज़ूआत हैं, ये अहम मौज़ूआत थे जो मैंने आपको गोश्त गुजार कर दिए और इनसे जुड़े हुए बहुत से सवालात भी हैं जिनके लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुजीब रहमान शामी साहब। शामी साहब, अब कज़ाफ़ी स्टेडियम का क्या बनेगा? मुअम्मर कज़ाफ़ी तो चले गए, कज़ाफ़ी स्टेडियम भी चला जाएगा, किसी और के नाम लग जाएगा, क्योंकि लीबिया वाले तो बड़ा माइंड करेंगे ना इसको। वो तो असल में आपके नाम भी लग सकता है, यानी कोई वैसे आई डोंट माइंड के हबीब कोई हबीब होगा जी, तलाश करना पड़ेगा, उसके नाम लगा दिया जाएगा। अब बात यह है कि ये पंजाब हुकूमत के पास है कज़ाफ़ी स्टेडियम, तो अब मरकजी हुकूमत तो नाम रख नहीं सकेगी इसका, तो पंजाब हुकूमत ही को रखना पड़ेगा। शामी साहब, जो इस वक्त जो मुअम्मर कज़ाफ़ी का और पाकिस्तान का तो एक साथ बड़ा गहरा था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और फिर और भी बहुत से लोगों के बारे में कहा जाता है उनकी बड़ी गहरी दोस्तियां थी। वो मेरे साथ भी उनका बड़ा साथ गहरा था क्योंकि मैं 69 में लाहौर आया हूँ और वो 69 में इक़्तिदार में आए हैं। अच्छा तो अब 42 साल हुकूमत की है उन्होंने और 69 साल की उम्र पाई, जिसमें से यानी तकरीबन आधी से ज्यादा उम्र पैदा इक़्तिदार में। और वो क्योंकि बद्दू थे, सहरा में उनका कबीला रहता था, तो सहरा में एक टेंट में वो पैदा हुए और वहीं से तरक्की की और वहीं से फिर वो पढ़े और तरक्की की और जब कर्नल बने तो तख्ता उलट दिया, बादशाह थी उस वक्त लीबिया में, और फिर वो दिन जाए और आज का आए, उनका डंका बजता रहा लीबिया में और बड़ा जोशो जज्बा था उनमें। और एक ज़माने में तो बड़े वो महबूब थे हमारे नौजवानों के। आप देखें, ग्रीन बुक उन्होंने बनाई थी, यानी ये जो रेड बुक होती थी चेयरमैन मऊ की, उसके मुकाबले में एक समझिए एक चीज थी, क्या कुछ था ग्रीन बुक, उसमें अकवाले जर्री थे उनके। अच्छा, खुद अपने फरमुदात? हाँ, उनके फरमुदात। तो ग्रीन बुक बड़ी मशहूर थी। फिर आप देखिए कि जो लीबिया है उसकी आबादी है मेरा ख्याल को 60-62 लाख के करीब। छोटा सा मुल्क, छोटा बड़ा नहीं, मुल्क बड़ा है, लोग कम है। 1 किलोमीटर में 5 आदमी रहते, जैसे हमारा बलोचिस्तान है ना, रकबा ज्यादा है, आबादी कम है। और 40-42 अरब डॉलर उनकी एक्सपोर्ट्स थी तेल की आखिर में, इसमें जाके, यानी ये उनकी आमदन थी, ये उनके रिसोर्सेज थे। एक अमीर मुल्क, एक अमीर मुल्क, इंतहाई अमीर मुल्क। अगर वो चाहते तो कोई तामीर, हमारे जैसे मुल्क जो थे उनको तो 2-3 दफा तामीर कर देते। और उनकी भुट्टो साहब से बड़ी दोस्ती थी और बड़े उनके कहानियां मशहूर है कि उन्होंने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम में कुछ ताउन किया या नहीं किया, लेकिन आखिर में वो जो उनके बेटे जो थे उन्होंने वो इतलात दी जो अमेरिका ने, जिसमें बड़ा शोर मचाया पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के बारे में भी। तो बहरहाल ये जो कज़ाफ़ी साहब थे एक जोशो जज्बे से भरे हुए आदमी थे और बड़े अजीब व गरीब और बड़े अनप्रिडिक्टेबल। आप उनसे मिलने जाएं, वो पता नहीं कहाँ मिलेंगे, वो हमारे सदर जा रहे हैं, वज़ीर आज़म जा रहे हैं, कहाँ मिलेंगे, किस महल में नहीं। वो शहरा में कभी बैठे हुए खेमे में, वहाँ मुलाकात होगी,
कहीं कहीं बैठे हुए हैं, वहां मुलाकात होगी। तो अजीब उनकी रंगारंगी थी शख्सियत की। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग हैं ना, जो हमें हमारे मुसलमान भाई जो हैं हमारी बड़ी इमदाद करते हैं, जब भी जरूरत होती है कुछ ना कुछ फराहम करते हैं, लेकिन देते आमतौर पर वही हैं जैसे हम बैरक को टिप देते हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा सा। वो बेचारा देखे ना, वो 100-200 रुपए लेकर खुश हो जाता है, सलाम करता है, और हमारी जो हालत ज़ार है, हम भी 100-200 रुपए लेकर खुश हो जाते हैं और सलाम करते हैं, उनके सलाम करते, उनके बच्चों को दुआएं देते हैं। लेकिन अगर उनके आप रिसोर्सेज देखें, यानी 100 अरब डॉलर जो है उनके रिजर्व्स थे लीबिया के, और पाकिस्तान के 60 अरब डॉलर के कर्जे हैं। हाँ जी। तो आप देखें ये जो हमारा ये पहली जंग अजीम के बाद जब सल्तनत उस्मानिया खत्म हुई है और आलम इस्लाम के टुकड़े टुकड़े हुए हैं, तो फिर उनके रिसोर्सेज भी टुकड़ों में तकसीम हो गए। कहीं तो 5 लाख की आबादी है और वो उस पर काबिज है, कहीं 50 लाख की आबादी काबिज है, कहीं 1 करोड़ की आबादी है। अगर आलम इस्लाम एक होता तो ये सारे वसाइल उसकी तामीर के काम आते, लेकिन जो टुकड़े टुकड़े होने की वजह से इसमें तो शामी साहब जो लेकिन एक बात मैं बताऊं आपको, ये जो कदाफी है मुकाबला इसने खूब किया है। देखिए इसने आखिर दम तक ये लड़ा, और ये बद्दू था और इसने एक बद्दू होने का, अपने कबायली होने का पूरा सबूत दिया है। इसने कहा मैं जीते जी हाथ नहीं आऊंगा, यानी इंतहाई जख्मी हालत में हाथ आया है, या पता नहीं अल्लाह को पैरा हो गया। अब बात यह है, ये जो कैफियत है ना, उसने उसका एक नक्श जमाया है। शामी साहब, अमेरिका ने भी इस पूरे कजाफी को, डिबैकल कजाफी को टॉपल करने में उसका अपना भी एक रोल है। नहीं, उसको तो आप देखिए, बाकायदा नेटो ने उन्होंने बमबारी की है, अमेरिका ने बमबारी की, हमला किया है। अक़वाम मुत्तहिदा से सिक्योरिटी काउंसिल झूठी सच्ची एक लेके सैंक्शन, और ये बड़ी डेंजरस ट्रेंड एक आया है एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो शामी साहब, क्या हम कह सकते हैं कि फिर वहां पर एक फंडामेंटली तब्दीली आई है? नहीं, तब्दीली भी आई है, और वो तब्दीली को अगर सपोर्ट इस तरह बाहर से ना मिलती तो वो फैसला कुन नहीं हो सकती थी। कदाफी साहब को शिकस्त देना आसान नहीं था। शामी साहब, एक अहम चीज और, हिलरी क्लिंटन भी आप देख रहे हैं पाकिस्तान आ रही है जी। मैं जरा थोड़ा सा गुफ्तगू दूसरी तरफ चलना चाह रहा हूँ जी। वो तो आ जाएंगे जी, आ जाएंगी। कहीं वो भी तो कोई इसी तरह का पैगाम नहीं लेके आ रही कि जो हम लीबिया में कर सकते हैं वो थोड़ा सा। भाई हम लीबिया नहीं है, हम एक जमहूरी मुल्क है। हमें ये क्यों परेशानी हो जाती है जहां भी कोई खराबी होती है हम समझते हैं ये एक जमहूरी मुल्क है, लोग 18 करोड़ का मुल्क है, लोगों ने वोट दे के हुकूमत चुनी है, और इतनी बड़ी फौज है, न्यूक्लियर ताकत है हम। अब पता नहीं क्यों आपस में हम डरते क्यों रहते हैं। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, और मैं ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दूं कि आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। 04236368 हमारा नंबर है, और इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर भी और ईमेल पर भी बराह रास्त सवाल भेज सकते हैं, जिनके जवाब हम शामी साहब से लेंगे। अभी देखते रहिए आप नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। गुफ्तगू हो रही थी हिलरी क्लिंटन के दौरे के ऊपर, और मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले आपको नंबर भी बता दूं, 04236368 पर आप कॉल कर सकते हैं, और आप 7:30 बजे के बाद जब आप कॉल करेंगे तो आप बराह रास्त शामी साहब से मुखातिब होंगे, और आपके सवालात के जवाबात भी इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। शामी साहब, आप कह रहे थे कि हम बड़े मजबूत मुल्क हैं। हाँ, हम न्यूक्लियर ताकत है भाई, इतनी बड़ी फौज है हमारी। मुरारजी देसाई ने एक बार कहा था कि पाकिस्तान छोटा मुल्क नहीं है, पाकिस्तान एशिया की तीसरी बड़ी फौजी ताकत है। चीन और इंडिया के बाद हम सबसे बड़ी ताकत है यहाँ इस एशिया की। देखिए जो हिलरी आ रही है ना, ये बड़ा रेयर मामला है कि वो आ रही हैं अपने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के साथ। जी ठीक है, वो क्या नाम उनका, मार्टिन डेम्सी के साथ, और CIA के डायरेक्टर जो है पेट्रियस, वो भी उनके साथ। तो हमारे यहाँ जो ये बात कही जाती है ना कि वहाँ स्टेट डिपार्टमेंट कुछ और सोच रहा है, पेंटागन कुछ और सोच रहा है, CIA कुछ सोच गुड कॉप बैड कॉप, सारे एक पेज पे नहीं है, और वहाँ कंफ्यूजन है। तो वो सबको लेके आ रही हैं ताकि आपकी फौज के साथ, यानी हमारी फौज के साथ और हमारी सियासी क़यादत के साथ बातचीत कर सकें। दोनों मुल्कों की सियासी और फौजी क़यादतें बाहम बैठकर तय कर सकें कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है। शम्स साहब, ये फिर तो नहीं वो स्टिक एंड कैरेट, गुड कॉप बैड कॉप, स्टिक एंड कैरेट की बात नहीं। देखिए हमें प्यार से बात करेंगे, डेविड पेट्रियस धमकी देंगे। जो है अब यहाँ से रुखसत होना है, उसने कुछ फौजें 10,000 फौजी निकालने हैं इस साल, कुछ फौजी अगले साल निकालने हैं। अब यहाँ क्या नक्शा बनना है, एंड गेम क्या है। अब तो देखिए इस वक्त तो अमेरिका के अंदर भी बहुत से लोग जो हैं वो ये बात लिखने लगे हैं और कहने लगे हैं
कि अमेरिका के पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं इंडिया के हवाले से और कश्मीर के हवाले से वो बड़े जायज़ हैं। वो कह रहे हैं पाकिस्तान को इंडिया से जो खतरा लाहक हो सकता है कि अफगानिस्तान में वो आके पहुंच जमा ले, उसका तदारुक करना चाहिए। तो अब ज़रूरत इस बात की यह है कि हम अमेरिका के साथ बैठें, आंख पे आंख डालकर बात करें। देखिए अमेरिका एक बड़ा मुल्क है और लेकिन हम अपनी जगह हैं। और भैया हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा भाई हमें अपनी फौज जो है ना उसके लिए भी आपकी इमदाद की जरूरत नहीं है। हमें आपकी जो सिविल इमदाद वो दे रहे हैं, हमें उसके बगैर भी हमारा गुजारा हो जाएगा। देखिए हमें एक बात समझनी चाहिए, लेकिन कि हर चीज के बगैर गुजारा हो सकता है, लेकिन अब हमें सोचना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं और वो क्या चाहते हैं। क्या इतनी वाज़ेह टर्म्स में बात होनी चाहिए? पुरअमन अफगानिस्तान, स्टेबल अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत जो सबके लिए काबिल कबूल हो, और यहां जब अमेरिका रुखसत हो तो खाना जंगी अफगानिस्तान में ना हो जैसे रूस के जाने के बाद हुई। शामी साहब, जैसे ये बिल हिलरी क्लिंटन आ रही हैं, उसके साथ ही एक और अजीब सी बात हुई है। जैसे जैसे इनके आने का वक्त करीब आया, हमारे यहाँ टेम्परेचर राइज करना शुरू कर गया। हमारे कोई इसमें भी कोई ताल्लुक है? आपने, और ख़ास तौर पर मैं आप ही की एक बात आपको याद दिलाना चाहूँगा कि मंसूर एजाज के बारे में आपने पिछले एक प्रोग्राम में बात की थी कि मंसूर एजाज साहब के एक मजमून का आर्टिकल का हवाला भी दिया था जिसमें उनका क्या ख्याल था कि अमेरिका जो है उसे अब जरदारी साहब जो है उसके लिए बोझ बन गए। आपकी राय के बरक्स वो तो कह रहे थे जरदारी साहब ने राब्ता किया है उनके जरिए से कि मुझे फौज से बचाया जाए, फौज मुझे कुर्बानी का बकरा बनाना चाहती है। आपकी राय के बरक्स अखबारात में खबरें भी हैं, तज्जिए भी हैं, टेलीविजन प्रोग्राम भी हैं और बल्कि ब्रेकिंग न्यूज भी है। तो भाई मैं इसका क्या इलाज करूं? मैंने तो पहले भी रोना रोया था। आप वो मंसूर एजाज की स्टोरी पढ़ लें, वो खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है अपने आप को। वहां जो हुसैन हक्कानी साहब है ना, हमारे जनाब सफीर साहब जी, और उनका आलम यह है कि वो ओबामा साहब से बराह रास्त मामला कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं उनसे। उनकी बड़ी पजीराई है वहां व्हाइट हाउस, पाकिस्तानी सफीर। हाँ जी, ये पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम ऐसा होता है कि ऐसा सफीर हो जो सदर अमेरिका से बात कर सके, मुलाकात कर सके। और वो जब बराह रास्त और उनके जो जरदारी साहब के मोतमिद भी हैं वो, तो जरदारी साहब ने जो मामला करना उनके जरिए करेंगे ना, इनके जरिए क्यों करेंगे? और ये मंसूर एजाज जो है, अल्लाह ताला इनको गरी के रहमत करे, इन्होंने ये लिखा है कि पाकिस्तान की जो ISI है ना उसको प्रेशराइज करो, इसको खत्म करो और अमदाद बंद करो पाकिस्तान की फौजी। और यानी कोई पाकिस्तानी इस तरह की बातें कर सकता है? तो हुसैन हक्कानी साहब इस तरह की तजावीज़ दे चुके हैं कैरी लुगर बिल के हवाले से। हुसैन हक्कानी तो देखिए सफीर है वहां हमारे, उनके हम उन पे तबर्रा बाद में कर लीजिएगा। इस वक्त तो इनको तो निपट ले कि इन्होंने जो स्टोरी लिखी है वो कॉन्ट्राडिक्शन है उसमें। और अगर ये कहते, मुझे एक साहब मिले, हमारे दोस्त हैं, बड़े एंकर पर्सन है बहुत बड़े, वो कहने लगे वो तो ईमेल भी महफूज है उनके पास, ये भी है, फाइनेंशियल टाइम्स जो है उसने बड़ी तहकीक करके स्टोरी छापी। मैंने कहा अगर ऐसा है तो फिर कोई साजिश है, ये फिर यहां से कोई ऐसा एलिमेंट है जिसने कोई ईमेल भेजी है इन जैसे शख्स को, तो फिर ये कोई साजिश है। यानी अगर मंसूर की स्टोरी सच है, हाँ तो फिर ये साजिश वो किसी साजिश का हिस्सा है, उन्होंने साजिश करवाई है या की है, यहां से किसी ने उनको गलत टेलीफोन किया है। जरदारी साहब को और जो कुछ भी आप कह लें, बेवकूफ नहीं कह सकते। देखिए, और उनका अभी तो हमारे जावेद आजमी साहब भी कहते हैं कि उनको समझ नहीं रही, PhD करनी पड़ेगी। वो ऐसी हरकत कर सकते हैं कि मंसूर एजाज जो है उसके जरिए से अपनी जान बचवाएं, जबकि जनाब माइक मोलन जो हैं उनसे हुसैन हक्कानी साहब बराह रास्त गुफ्तगू कर सकते हैं। उनसे माइक मोलन का रास्ता देके ओबामा से बात करने की क्या जरूरत है? अगर कोई लोग हमारे जो एंकर हैं, भाई देखिए हुकूमत जो जरदारी साहब से मुझे भी बड़े इख्तलाफात हैं, आपको भी होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम आंखें बंद कर लें, हम अपनी फौज के बारे में भी इस तरह की गुफ्तगू बर्दाश्त कर लें और हम अपने मुल्क के बारे में भी इस तरह की तजवीज़ें सुन लें कि जनाब इनकी इमदाद बंद करो और ये इनका ऊपर बर्दाश्त करो, ये ISI जो है सारा प्रॉब्लम कर रही है। लेकिन शफी साहब अभी कुछ बड़े नाम हैं, बहुत से, अब उनका नाम लेना मुनासिब नहीं, उन्होंने अपने कॉलम्स में वो बड़े नाम छोटे हो जाएंगे अगर आप हक़ाइक़ की तकड़ी पे तोलेंगे उनको। ये स्टोरी पढ़े आप, इसके अंदर एक सवाए इसके लगपन का और कुछ है ही नहीं। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है अपने आप को, इसके अंदर एक इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस है। जो जब कोई, देखिए हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं ना, हमें भी तो कुछ, हमने भी पढ़ा है ना कि आखिर जर्नलिज्म को, आपने भी पढ़ा है कोई, आखिर माशाल्लाह आपकी नजरें भी हैं। जब कहां अंदर तजादात हों तो आप उन तजादात को फिर कैसे दूर करेंगे?
तो कोई एंकर जो है कुछ कहे, कोई कॉलमिस्ट कुछ कहे, कोई ब्रेकिंग न्यूज कुछ कहे, मैं इस स्टोरी को तस्लीम नहीं करता। यह जहन की इख्तरा है और याद साजिश का नतीजा है और कुछ नहीं है। अच्छा शामी साहब, अब ये जो एकदम हमने देखा कि एपीसी हुई, हाँ। एपीसी के बाद फिर हमने हीट भी बढ़ते हुए देखी और उधर से अमेरिका का जो तर्ज अमल है उसमें भी थोड़ी सी तब्दीली आते हुए देखी। यानी आपको तो तोते वोते भी पीर पगाड़ा साहब की जो है पेशीन कोई भी आ गई, जी जी हुकूमत जी, खत्म होने वाली है। बिल्कुल उसी तरफ जा अखबारों में हमारे सलीम फसाफी बड़े अच्छे माकूल अखबार नवीस है, उन्होंने भी एक स्टोरी बांध दी। जी बिल्कुल भाई मैं उसी तरफ लेके जा। और जो हमारे गिलानी साहब कह रहे हैं कि भाई साहब पीर साहब तो उनके रिश्तेदार हैं ना, जी जी, उनके समधी हैं। उन्होंने कहा पीर साहब को हमारे ऊपर को रहम करे, अपनी कोई तारीख बदल ले। उन्होंने कहा था नवंबर की क्या तारीख दी थी पीर साहब ने? जी नवंबर की तारीख, 22 तारीख या 20 तारीख उनकी सालगिरह है शायद, और उनकी पोती की भी सालगिरह है। तो उन्होंने कहा उसी वक्त चलिए काम तमाम कर दें। ओ भाई काम तमाम तो किसी का भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है, लेकिन काम तमाम किसी तरीके से होगा ना। अल्लाह को मंजूर हो तो हो जाएगा, कहते हैं लोग, कहते हैं अदालतों को मंजूर हो तो हो जाएगा, अब अगर फौज को मंजूर हो तो हो जाएगा, तो फिर उसको मैं क्या करता? अब शामी साहब एक गो और कोई तरीका नहीं है। गो जरदारी गो की तहरीक है। ओ भाई जरदारी को अगर अल्लाह भेजना चाहे तो भेज दे, फौज भेजना चाहे तो भेज दे, अदलिया हाथ दिखाना चाहे तो दिखा ले, और कोई तरीका नहीं है। यानी ये जो जल्द से जुलूस और एक जनाब गवर्नमेंट करप्ट है, इसको घर जाना चाहिए, इसका कोई फायदा नहीं होगा। ओ भाई जल्द से जुलूस तो एक लहू गर्म रखने का है, एक बहाना। आपने जज्बात पैदा किए, आपने हंगामा किया, आपने तहरीक चला दी, नतीजा क्या कौन निकालेगा? ये मुर्गी जो काकड़े मार दे रही है, कुड़कुड़ कुड़कुड़ कर रही है, अंडा कैसे देगी? फिर अंडे से क्या आमलेट कैसे बनाएगी? कौन बनाएगा? तो अंडा आपने ऐसा देखा जिससे खुद ब खुद आमलेट बन जाए? मैं ये सारा प्रोसेस अभी आपसे पूछ रहा है, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। 0423636810 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी कि गवर्नमेंट जो है वो नहीं जाती हुई नजर आ रही। शामी साहब का नुक्ता नजर है। नजर आ रही है आप तो जी शामी साहब, मैं आपको मैं पीएमएलएन की मुहिम के बारे में बात करूं कि मुहिम बड़ी लीथल है। अब देखिए चौधरी निसार कायदे से इख्तलाफ, वो बड़े मुतय्यन इल्जामात लगाता है। वो कहते हैं कि नैब के चेयरमैन जो आपने मुकर्रर किए हैं जरदारी साहब, वो ठीक आदमी नहीं है, आपने ठीक प्रोसेस नहीं अडॉप्ट किया। एक और फिर कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट में भी जाऊंगा। अच्छा। दूसरी बात वो कहते हैं कि जी डीएचए पे गवर्नमेंट एक बिल लाना चाहती है, वो कहते हैं कि हम इसको फिजिकली रोकेंगे। ठीक है। और तीसरी बात सबसे बड़ी, वो कहते हैं कि जरदारी जो है मुशर्रफ से बड़ा मुजरिम है। ये बात ऑन रिकॉर्ड। अब एक जमात का इतना जिम्मेदार आदमी ये कह रहा हो तो लग ही रहा है कि बड़ी लीथल कैंपेन है जो अल्टीमेटली आज नहीं तो कल गवर्नमेंट को गिरा। नहीं, वो अब असल बात देखिए, जो चौधरी निसार अली खान है ना, वो मेरे बड़े मोहतरम है, मैं तो बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी, बड़े दिलचस्प आदमी है, बड़े आर्टिकुलेट हैं, पढ़े लिखे हैं और बड़ी जिम्मेदारी से बात करते हैं समझ के। लेकिन इस दफ़ा अब उन्होंने, मैंने खुद देखा उनका जलसे में कह रहे हैं कि जरदारी मुशर्रफ से बड़ा मुजरिम है। तो फिर तो होना चाहिए था उनको जरदारी के खिलाफ मुशर्रफ से मिलना चाहिए था और मुशर्रफ के इख्तियार की हिफाजत करनी चाहिए थी। और अब भी उनको चाहिए कि आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ अलायंस कर लें जरदारी के खिलाफ। देखिए जरदारी एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, मुशर्रफ साहब जो थे वो गासिब थे। आप एक कुछ कह लें, और इसीलिए जरदारी साहब को मुबारकबाद देने के लिए नवाज शरीफ साहब गए थे। और मुझे जहां तक मेरा हाफजा काम करता है, निसार अली साहब ने भी मुबारकबाद दी थी। तो ये बात जो है, जज्बात में इस तरह की बातें होती हैं, उनमें सब्सटेंस अच्छा डीएचए में देखिए नैब का मामला है। डीएचए में भी कुछ, आज मैंने जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है उसमें थोड़ा सा एक उन्होंने एडजस्टमेंट कर ली है। उन्होंने कहा हमें इस बिल के बारे में डिफेंस वाले बुला रहे हैं, सेक्रेटरी डिफेंस और दूसरे लोग हमें वो ब्रीफिंग देंगे और हम उनकी ब्रीफिंग लेंगे। इसका मतलब ये है कि पहले जो उन्होंने गुफ्तगू की थी वो ब्रीफिंग के बगैर की थी। दूसरी बात ये उन्होंने कही कि हमने कहा था फिजिकली रोकेंगे इस बिल को, तो ये सिर्फ उस दिन के लिए कहा था कि आज रोकेंगे, यानी हमेशा के लिए रोकेंगे। तो गोया डीएचए के साथ भी मामला कुछ न कुछ बनने का खदशा पैदा हो गया है। आप शहबाज शरीफ के खत को कहां लेंगे? डीएचए के मामले नहीं, वो तो शहबाज शरीफ का खत आ गया ना। वो खत क्या है भाई? खत तो आप देखिए आते रहते और जाते रहते, खत आएगा जवाब भी आएगा। जरदारी साहब ने भी खत लिखा था ना निसार अली साहब को, और उसका जवाब जो उन्होंने दिया। अब नैब का जो चेयरमैन है उसको आप देख लें, उन्होंने कहा जी ये मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, मैं नहीं मानता। हालांकि बड़ी दिलचस्प बात है
नैब के चेयरमैन जो मुकर्रर हुए हैं फसी बुखारी, उनके बारे में कोई एतराज नहीं कर सके चौधरी निसार अली साहब। प्रोसेस पे एतराज, उन्होंने प्रोसेस पे एतराज किया है। तो प्रोसेस पे एतराज और है, शख्सियत पर एतराज और है, और उसका कंसल्टेशन का जो प्रोसेस है उसकी बात और है। तो चौधरी निसार अली साहब ने फसी बुखारी पर तो कोई एतराज किया ही नहीं, तो अदालत में क्या जाएंगे लेके। अच्छा आप सुने, ये जो नैब का किस्सा है, मेरा ख्याल है इसकी तारीख में चले जाए थोड़ा सा जी, ये, और उसके लिए वो नैब के लिए बात करने के लिए मैं यही आपको याद दिलाने वाला था। कामरान शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुमताज माहिर कानून। कामरान शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब ये बताइएगा कि जो नैब के ऊपर नैब का चेयरमैन तकर्रर करने के लिए दुरुस्त तरीका इख्तियार किया गया है? नहीं, वो असल जल्दी जल्दी बता दीजिए, पहले तरीकाकार क्या था, चेयरमैन कैसे मुकर्रर होता था माजी में? शामी साहब, जब ये कानून पहली दफ़ा वजूद में आया तो फिर उस वक्त तो चीफ एग्जीक्यूटिव साहब इसका तकर्रर करते थे। बाद में इसमें तरमीम लाई गई, असफंदियार वली केस में इसकी वायरीज चैलेंज हुई और उसमें डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने इशू की कि इस कानून को आप बदलें, क्योंकि ये बहुत इंतहाई अहम ऑफिस है और इसने एहतसाब करना है और इस ऑफिस की वजह से शहरियों के जो बुनियादी हकूक हैं वो दुरुस्त है, आप उसको न जाएं। आप बताएं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस की जाए इनकी तकर्री के लिए। ये तो अजीब बात है, एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से मशवरा किया जाए, लेकिन बहरहाल अच्छा फिर क्या हुआ? उस वक्त तो ये मामला थे कि मार्शाल्लाह लगा हुआ था और इस मार्शाल्लाह को टाइम भी तकरीबन सुप्रीम कोर्ट ने ही चूंकि ग्रांट किया था और कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं थे, तो सुप्रीम कोर्ट। आगे फिर बताएं मुझे, फिर क्या हुआ? अच्छा, फिर ये हुआ कि ये तरमीम हुई और कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस साहब जो है वो इसमें इंट्रोड्यूस की गई। कभी हुई चीफ जस्टिस से कभी कंसल्टेशन हुई आज तक? जी मेरे इल्म में नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि इसके तहत कोई अपॉइंटमेंट हुई हो। कभी चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझसे मशवरा करो, किसी भी चीफ जस्टिस ने? मैं अर्ज करता हूं शामी साहब, 2002 में फिर तरमीम हो गई नैब के कानून में और 23 नवंबर 2002 में जो तरमीम आई उसमें कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया कंसल्टेशन विद लीडर ऑफ द हाउस इन नेशनल असेंबली और लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन नेशनल असेंबली। फिर क्या हुआ? अच्छा, अब ये 2002 में जो तरमीम आई उसके बाद से ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में गया रहा, क्योंकि आपको नहीं मगर ये बताएं फिर खोसा साहब का फैसला क्या है? एक केस वो भी तो हुआ जी, वो तो निसार अली खान साहब ही इसको लेके गए थे कोर्ट में, जस्टिस दीदार अली शाह की अपॉइंटमेंट को। जी, दीदार हुसैन शाह साहब की अपॉइंटमेंट को, और उस अपॉइंटमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने सेटिसाइड कलअदम करार देते हुए ये कहा कि कंसल्टेशन विद लीडर ऑफ हाउस, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक अच्छा कदम था ताकि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को कंट्रोल किया जा सके। और लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से भी मुशावरत जो है वो एक इररेलेवेंट फैक्टर है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड समझे। नहीं दुरुस्त है, इस कानून अगर नहीं उसने कहा क्या, ऑपरेटिव क्लॉज क्या है कि जब इख्तलाफ होगा दोनों में तो फिर कंसल्टेशन होगी चीफ जस्टिस से। ये इस पे तो एम्फेसिस है शामी साहब इस बात पे कि जब इख्तलाफ होगा तो फिर तो इसकी अहमियत और ज्यादा है कि चीफ जस्टिस साहब से कंसल्ट किया नहीं, मगर ये तो इख्तलाफ शख्सियत पर नहीं है, प्रोसीजर पर है इस वक्त। शामी साहब, कंसल्टेशन का जो प्रोसीजर है उसमें जो स्पिरिट है वो यही है कि आप कंसेंसस डेवलप करें। दुरुस्त है। और वो कंसेंसस के लिए ये कहना कि जी एक शख्स या दो शख्स आप नाम तय कर दें, और अगर मगर ये एतराज शख्सियत पर तो है ही कोई नहीं। मैं आपसे इत्तफाक इस हद तक करता हूं कि ये केस उनका इसलिए थोड़ा बहुत वीक हो जाएगा पहले की निस्बत कि इस वक्त उन्होंने शख्सियत पे एतराज नहीं। एक बात और बताएं मुझे, जो ही चेयरमैन मुकर्रर हुए हैं, मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ साहब की तरफ से दरखास्तें दी गई हैं उनके रेफरेंसेस पर, इसका मतलब है उनके रेफरेंसेस जो हैं उनको उन पर कार्रवाई रोक दी है हाई कोर्ट ने, तो फिर इसका मतलब है उनका ताल्लुक भी अभी मौजूद है कोई नैब के चेयरमैन से? नैब के चेयरमैन, देखिए ये दोनों पार्टीज जो हैं, मेरा तो इनके खिलाफ यही और बहुत सारे शहरियों का ये एतराज है कि इसकी तकर्री शायद डिले ही इस वजह से हुई है कि दोनों पार्टीज में एक अंडरस्टैंडिंग है कि इंडिपेंडेंट इदारा नैब बतौर इंडिपेंडेंट इदारे के या कोई दूसरा एहतसाब का इंडिपेंडेंट इदारा
ना कायम किया जा सके, वरना तो मेरे ख्याल में ये बहुत अरसे से ये काम हो जाना चाहिए था। मैंने तो एक तजवीज़ ये भी पेश की थी कि जो पंजाब के एम्प्लॉयज़ हैं, सर्विस ऑफ पंजाब में जो लोग हैं, उनकी हद तक पंजाब एक मिसाली कानून वज़ा कर दे। जो तरामीम ये नेशनल असम्बली में सजेस्ट करना चाहते हैं, ये पंजाब की हद तक नहीं, मगर उसमें तो और दूसरे सूबों और उनके लिए, मगर फेडरल लॉ है ना, ये फेडरल लॉ तो फिर सुपरसीड करेगा ना प्रोविंशियल लॉ को। शामी साहब, जो लोग सर्विस ऑफ पंजाब में हैं उनके ऊपर फेडरल कानून की कोई इतलाक होना प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को अंडरमाइन करने के बराबर है। एक तरफ तो ये वावेला मचाया जा रहा है और शाम साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कामरान शेख साहब कि आपने हमें इस सूरत हाल के बारे में बताया। आप हमें 0423636810 पर आप कॉल कर सकते हैं और आपके कमेंट्स और सवालात को हम खुशामदीद कहेंगे। देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। 0423636810 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और गुफ्तगू जारी थी शाम साहब नैब। असल देखिए, बुनियादी बात जो है कि जो नैब का चेयरमैन है ना, वो नवाज शरीफ साहब के रेफरेंस भी वहां मौजूद है और दूसरे हुकूमत के लोगों, जरदारी साहब का तो मसला यह है कि उनका रेफरेंस जो भी है वो उनकी दस्तरस में नहीं, क्योंकि उन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन के उसमें पनाह ले रखी है। लेकिन एक खत तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना जी, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सदर के खिलाफ कोई फौजी या दीवानी कार्रवाई नहीं हो सकती। वो कार्रवाई इस वजह से वो उसकी पनाह में है। और ये सारा काम अब दोनों पार्टियों का चैलेंज ये है कि वो कोई इस मामले को आगे चलने दे एहतसाब को। फसीह बुखारी से आपको एहतसाब होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, मुझे देखिए बात सुने, फसीह बुखारी पर अभी तक कोई एतराज नहीं आया और मैं तो उनका उस वक्त से मद्दा हूं जब परवेज मुशर्रफ को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर किया गया। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, मैं सीनियर हूं, मुझे मुकर्रर क्यों नहीं किया गया। और देखिए 6 दिन पहले वो अक्टूबर की जो बगावत थी उससे 6 दिन पहले ये सारा वाकया हुआ है। मक्का मुकरमा से एक कॉल है और बड़े घर से कॉल है। जी मंसूर साहब, वालेकुम अस्सलाम। जी शामी साहब से बात कर रहे हैं। जी आप कर रहे फरमाएं सर। मेरा आप जो है ना, आपका जो मौजूद चल रहा है उससे जरा हटके बात है। हाँ, हम मौजूद से हटके बात करेंगे। आपको मक्के से बोल रहे हैं। जो लास्ट टाइम चीफ जस्टिस साहब ने एक्शन लिया था आज के बारे में, अल्लाह का शुक्र है उसका कुछ ना कुछ असर नजर आ रहा है। माशाल्लाह, मुबारक हो। जी अल्लाह का शुक्र है। आप हज पे आए हुए हैं? चाह रहा हूँ कि कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी मसाइल हैं उनके बारे में जो है ना चीफ जस्टिस तो मोटो एक्शन लें। वो आप उसको चीफ जस्टिस साहब को लिख के भेजें या हमें लिख के भेजें ताकि हम उन मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे, फिर सुबह मोटो एक्शन होगा। अच्छा, फिलहाल आप आज करें इत्मीनान से। शामी साहब एक क्वेश्चन है फेसबुक ईमेल पे आया बड़ा स्पेशली, लेकिन पहले मैं टोबा टेक सिंह से कॉल ले लूं। जी इमरान साहब, इमरान साहब की शायद लाइन ड्रॉप हो गई है। वो ईमेल वैसे भी बड़ी खतरनाक जगह है। ईमेल का एक क्वेश्चन मौलाना बाशानी ने वहां कॉन्फ्रेंस की थी, बड़ी मशहूर टोबा टेक जलाओ घराओ कॉन्फ्रेंस। टोबा टेक छोटे से शहर में भाषानी साहब ने। टोबा टेक सिंह तो बड़ी मशहूर जगह भाई, वो बड़ा इनकलाबी शहर है और वहां वो बाशानी साहब ने वहां पर जाके कॉन्फ्रेंस की थी, ये 70 से पहले। हाँ जी हाँ जी। शाम साहब, जो ईमेल पे क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन है थोड़ा सा सख्त। वो ये है कि एक हमारे दोस्त हैं जो हमारे व्यूअर हैं, वो है सफदर लोधी साहब, और उन्होंने कराची से ये क्वेश्चन भेजा है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि करप्शन केसेस नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ तो खोले नहीं जाते, और वो कहते हैं कि ये इस वजह से नहीं खोले जाते कि जुडिशरी जो है वो बाइस्ड है। और फिर वो मजमूई तौर पे कहते हैं कि जो सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जो कैंपेन चल रही है वो पंजाबी कैंपेन है अगेंस्ट अ सिंधी प्रेसिडेंट, और पंजाबी जो एस्टैब्लिशमेंट है इससे कोई भी जीत नहीं सकता। देखिए बात यह है कि पंजाबी एस्टैब्लिशमेंट की उन्होंने बात की है, तो ये नवाज शरीफ साहब को जो निकाला इख्तिदार से, वो किसने निकाला था? वो भी वही एस्टैब्लिशमेंट थी ना, फौजी एस्टैब्लिशमेंट, उनके खिलाफ बगावत की थी। उसके बाद उनको मुल्क से बाहर भेजा और वो इतना अरसा 2/3 मेजॉरिटी थी उनकी, तो वो पंजाबी एस्टैब्लिशमेंट ही थी ना, बदल तो नहीं गई। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो नवाज शरीफ साहब हैं, तो जरदारी साहब के साथ जब इन्होंने और बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ मिसाके जमहूरियत किया था, उस वक्त भी यही थे। कोलिशन में गए थे तब भी यही थे, फिर यहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई तब भी यही थे। तो भाई आप सिंधी और पंजाबी के तौर पर ना सोचें, मुस्लिम लीगी और पीपल्स पार्टी के तौर पर सोचें।
एमक्यूएम के तौर पर सोचें, पार्टी के तौर पर सोचें। पीपीपी भी कहीं ये तासुर दे रही है। नहीं, वो देखिए पार्टियों के तौर पर सोचें। देखिए पीपल्स पार्टी का जो सिंध का रहने वाला है शर्जील मेमन, वो राजा रियाज के करीब है। वो शर्जील मेमन जो है वो अपना उनके हमारे ममनून हुसैन के करीब नहीं है। सरवर जावेद साहब है कसूर से। जी सरवर साहब। हाँ जी, बात ये है कि अभी जो बात हो रही है, ये मैं ये इनसे सवाल करता हूँ कि ये जो हमारे मुल्क के हालात हैं अभी अमेरिका और पाकिस्तान के, इसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि ये जरदारी साहब जो हैं, इन्होंने तो कभी अमेरिका के बारे में बात ही नहीं की। ये तो हमारे चीफ साहब जो हैं वही बात करते हैं। ये प्रेसिडेंट और हमारे वजीर आजम तो बराए नाम है। सरवर साहब बहुत शुक्रिया आपका। देखें, हमारे सदर हैं, वजीर आजम है, हमें इनसे इख्तलाफ है, हो सकता है हम इनको तब्दील करें, आप वोट दें इनके खिलाफ अगर आप गुस्सा रखते हैं, लेकिन ये वोट से बने हैं और ये बात कहना ठीक नहीं होगा कि इन्होंने कभी बात नहीं की। अगर आप तकरीरें देखें, अब जरूरत इस बात की है कि फौजी और सियासी क़यादत एक हो। अमेरिका से फौजी और सियासी क़यादत एक जहाज पर बैठकर आ रही है, तो हम भी एक होकर उनसे बात करें। लेकिन मेरे जहन में एक क्वेश्चन उठा है इससे, लेकिन मैं पहले शहजाद का क्वेश्चन ले लूं, वो खानेवाल से है। जी शहजाद। जी थैंक्स फॉर टेकिंग माय कॉल। जी बात ये है जनाब के शामी साहब के बैकग्राउंड में बता दूं, मैं बचपन से ग्रेड 6 से शामी साहब को और सलाउद्दीन साहब को रीड करता रहा हूँ। नाउ आई डोंट लिव इन पाकिस्तान, एक्चुअली आई लिव इन यूएसए। लेकिन आज शामी साहब ऐसे लग रहे हैं जैसे जरदारी साहब ने इनको बिठा दिया हुआ है। आप मुझे ये बताएं, क्या ये गद्दार इब्ने गद्दार नहीं? देखें, सुने, इनको ये मालूम होना चाहिए भाई, ना जरदारी साहब को मैंने बिठाया है ना उन्होंने मुझे बिठाया है। अब बात ये, आप जिन्होंने वोट दिए हैं उन्होंने बिठाया है, और जो वोट देके उनको निकाल दे। मैं ये बात कह रहा हूं कि वोट से लाएं, वोट से ले जाएं, दैट्स ऑल। डॉक्टर काशिफ है लाहौर से। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब, आप एक मतलब कौन हम शख्सियत हैं, तो मैं बीइंग स्टूडेंट आपसे इंटरनेशनल अफेयर्स पे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि ईरान जो है उसका स्टैंस जो है दुनिया में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इज इट रिप्रेजेंटिंग इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू राइट और रॉन्ग? और इसके अलावा एक कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के मुकाबले में क्या वो एक इस्लामिक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं दुनिया में? तो अगर इस तरह है तो आप भी एक अखबार के बहुत मुदब्बर शख्सियत हैं, तो हम जो उनके बयानात होते हैं या इस मौजू के हवाले से उनकी गुफ्तगू होती है, उसको पब्लिश करने से खुल के इतने कतराते क्यों हैं? देखिए, ईरान के बारे में कोई ऐसी सारी चीजें छपती हैं, उनके बयानात भी छपते हैं। वो एक इनकलाबी मुमलकत है, वहां इनकलाब आया था और उनके पास तेल की दौलत है और उनके पास एक ऐसी लीडरशिप है जो आम आदमी की सतह पे रहती है। पाकिस्तान के पास अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, 18 करोड़ का मुल्क है, एटमी ताकत है, लेकिन वो इनकलाब यहां नहीं आया जो ईरान में आया था। मतीउल्लाह साहब हैं हमारे तो हमें ये समझ लेना चाहिए। मतीउल्लाह साहब हैं कोट राधा किशन से। जी मतीउल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। शामी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर गुजारिश ये है कि मैंने अदलिया के ऊपर थोड़ा सा आपसे मालूमात लेनी थी। हाँ जी। कि ये जो लॉन्ग मार्च किया था मियां बरादरान ने, हाँ जी, अदलिया आजाद हो गई, पता नहीं क्या था, अदलिया आजाद हो जाएगी, मुल्क की करेंसी अब चली जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। आज भी जिले की कचहरियों में जो है रिश्वत चल रही है। मैंने अपनी आंखों का देखा हाल में आपको बता रहा हूँ। ठीक बात है। जो है आप देखिए, बात साहब शुक्रिया। जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब हैं, यहाँ चीफ जस्टिस एजाज चौधरी साहब हैं, दोनों बहुत नेक आदमी हैं। उनको चाहिए कि इस तरफ तवज्जो करें। उनकी दूसरे मामलात में तो बड़ी तवज्जो है, लेकिन अपनी जुडिशरी पर, ज़ेरी अदालतों पर तवज्जो करें और लोगों की फरियादें सुने और आप उनको लिखकर भेजें। लेकिन उनकी नेकियां नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक वो नहीं कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उतनी नहीं हो रही कोशिश जितनी होनी चाहिए, या जितना तवक्कुआत की नहीं। तवक्कुआत जो थी, होना ये चाहिए, अदलिया की पहली तरजीह अदलिया को ठीक करना होना चाहिए। और हमारे एजाज चौधरी साहब तो लगे हुए हैं, बहुत से काम कर रहे हैं। इफ्तिखार अगर लगे हुए अपनी जगह है, लेकिन नतीजा वो नहीं निकल रहा जो लोग चाहते हैं। शब्द वो कुछ इस तरह नहीं लगे हुए जैसे शहबाज शरीफ के बारे में कहा जाता है कि हर जगह खुद पहुंच जाना। लगे तो वो भी हुए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब भी लगे हुए करना। आप देखिए दिन रात एक किए हुए। देखिए, हमें उनको इख्तलाफ अपनी जगह है, लेकिन मैं देख रहा हूं ये डिंगी का ऑपरेशन हुआ, दूसरा दिन रात लगे हुए हैं। अब लगने में इधर उधर थोड़े से मामलात हो जाते हैं तो उनकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। शामी साहब, आपने कहा था कि अभी
जो हमारी जैसे वहां से जहाज पर आ रहे हैं सिविलियन और मिलिट्री लोग इकट्ठे, सवाल ये था कि एपीसी करके तो हमने भी ये साबित कर दिया। नहीं, हम भी इकट्ठे हैं ना। अब हमें रिप्रेजेंट करना है जनरल कियानी साहब ने, आसिफ अली जरदारी साहब ने, गिलानी साहब ने, पाशा साहब ने, तो ये भी वैसे ही एक हो जाएं जैसे वो तीनों एक होके आए हैं, और एक होके बात करें और फिर नतीजा निकालें। मुदस्सर साहब हैं कश्मीर से। जी मुदस्सर साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब, मैं मुदस्सर मीर बात कर रहा हूँ, डुडियाल आजाद कश्मीर से। माशाल्लाह जी। अच्छा शामी साहब, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में दयानतदार शख्सियत की कोई कदर नहीं है। ठीक। जिस तरह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब असूली सियासत कर रहे हैं, ठीक। इसकी तकलीद दूसरी पार्टियों के लीडरान को भी करनी मुदस्सर, हमारे पास वक्त देखिए, बात आपकी दुरुस्त है। नवाज शरीफ साहब के साथ सवाल आ गया, कमेंट आ कौम गया। का बड़ा हिस्सा है, पंजाब में उनकी हुकूमत है, लोग उनके बड़ी पार्टी है उनकी। आज ऐसी बात नहीं है, लोगों ने उनको छोड़ नहीं दिया हुआ। आप हौसला रखें, अगले इलेक्शन की तैयारी करें। शामी साहब, एक सर्वे में आपको पता है जो रिसेंटली आया है, उसमें तो खासे ऊंचे दर्जे। हाँ, ऊंचे दर्जे। देखिए, एक ताकत है उनकी। ऐसी बात मोहम्मद सईद साहब है लाहौर से, उनसे ही बात कर लेते हैं। जी मोहम्मद सईद साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। शामिर साहब, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। हाँ जी, हुक्म। मैं आपका जाती तौर पर बहुत हूँ, बहुत नवाजे जी। तो आपने मोहम्मद कज़ाफ़ी साहब के बदल बड़े अच्छे अल्फाज अदा किए हैं। हाँ जी। तो इस सिलसिले में मैं आपको चर्चा करना चाह रहा था। हाँ जी। कि कज़ाफ़ी साहब जब भुट्टो साहब ने लाहौर में सबमिट की थी, हाँ जी, तो उस वक्त उन दिनों फिर भुट्टो साहब ने कज़ाफ़ी साहब को लाहौर स्टेडियम में मदऊ किया था, एक जलसा किया था बहुत बड़ा। हाँ जी, ठीक है जी। मैं उस वक्त में कारदर साहब का सेक्रेटरी था। अच्छा जी। तो वो जो जलसे की अरेंजमेंट सारी की थी कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर, वो मैंने की थी माशाल्लाह। और जो क़ज़ाई साहब तशरीफ लाए थे, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा था उनका। मुझे तो पाकिस्तान के बड़े दोस्त थे वो, उन्होंने दोस्ती का बड़ा हक भी अदा किया है, लेकिन वो उनके अपने मामलात संभाल नहीं सके। 40 साल हुकूमत की, सिस्टम कोई दुरुस्त नहीं कर सके। अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे। अगर वो फौत हो चुके हैं, जिंदा है तो उनको शफा दे। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। कल हम गुफ्तगू करेंगे कि इमरान खान के हवाले से कि किस तरह वो सियासी मैदान में अपनी सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, और कुछ सर्वे के बारे में बात करेंगे जो उनके बारे में सामने आ रहे हैं। हिलरी क्लिंटन का भी मौका है। हिलरी क्लिंटन भी कल जब बात कर रही होंगी तो बहुत सी खबरें सामने आ चुकी होंगी, इन्फॉर्मेशन, उस पर भी डिस्कस करेंगे। शामी साहब ने प्रोग्राम के आगाज में एक तजवीज़ दी थी कि कज़ाफ़ी स्टेडियम का नाम, मैंने तजवीज़ नहीं दी, अगर हबीब स्टेडियम रख दिया जाए। मैं तो समझता हूं कि अगर पुराना नाम भी रखे जाए तो वो तारीख होते हैं, की यादें अगर कोई सुन ले हबीब स्टेडियम रखते हैं तो आई वोंट माइंड। हबीब, कोई हबीब तलाश करना पड़ेगा ना। कल फिर मुलाकात।